नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत या कि दिल्ली पर राज करने वाला दूसरा वंशज था, और गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जिस वंश की स्थापना हुई थी वो था खिलजी वंश। तो आइए जानते हैं सारी कहानियाँ खिलजी वंश के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सभी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, खिलजी वंश जो था ये एक कबीला था जिसका नाम था खिलजी कबीला। और ये काफ़ी लंबे समय से अफ़गानिस्तान में बसा हुआ था। माना जाता है कि 200 वर्षों से खिलजी वंश के ये जो कबीला था ये 200 वर्षों से अफ़गानिस्तान में ही बसा हुआ था। और जैसे कि गुलाम वंश के लोग जो मूलतः तुर्किस्तान के ही थे, ये लोग भी जो थे वो तुर्किस्तान के ही मूलतः निवासी थे। और खिलजी वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया कि जलालुद्दीन खिलजी था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो था ये काफ़ी निम्न वर्ग, एक तो कबीला का था ही, और ये मुस्लिम समाज में भी काफ़ी निम्न वर्ग वर्ग का था, काफ़ी निचले पायदान का था। तो इसीलिए इसे अमीर लोग जो थे, अमीर वर्ग के लोग जो थे, ना ही उलेमा वर्ग के लोग और ना ही जनता, किसी का भी समर्थन प्राप्त नहीं था। इसने बस क्यूमर्स का हत्या किया और गद्दी को पकड़ लिया, गद्दी पर बैठ गया। खिलजी वंश का जो स्थापना हुआ था ये सल्तनत में, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें, उसके बाद क्या होने लगा कि नस्लवादी जो प्रवृत्ति थी वो ख़त्म हो गई। इससे पहले जो ऊंचे पद के लोग थे, ऊंचे जाति बिरादरी के जो लोग थे, उनको ही अच्छा अच्छा पद मिलता था, प्रशासन में उन्हीं को पद मिलता था। लेकिन जब खिलजी वंश जब आया तो नस्लवादी जो प्रवृत्ति होती थी उसे ख़त्म कर दिया गया। और जो भी उसके लायक होता था, योग्यता मतलब जो डिज़र्व करता था, उसे ही शासन मिलता था। ऐसा नहीं था कि आप किसी बड़े बिरादरी के पुत्र हैं तो आपको ये पद मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। योग्यता के अनुसार ही सारा पद मिलता था इसमें। और खिलजियों को किसी भी वर्ग का, जैसे कि मैंने आपको बताया, समर्थन नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ शक्ति के बल पर, शक्ति का इस्तेमाल करके इन्होंने काफ़ी बड़ा अपना शासन स्थापित किया और बहुत ही बड़ा साम्राज्य भी बनाया। और खिलजी वंश बहुत ही इम्पॉर्टेंट वंश माना जाता है। इसमें जो शासक थे जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने ऐसा साम्राज्य भी बनाया जो कि अगले 200 वर्षों तक माना जाता है कि, या 300 वर्षों तक कोई भी ऐसा राजा नहीं आया जिसने अपना शासन व्यवस्था ऐसे चलाया हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जिसने स्थापना की थी खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 तक चला। इसमें 1290 में फिरोज खिलजी ने इसने स्थापना की और 1296 तक इसने राज किया। तो जलालुद्दीन जो खिलजी जो था, इसको कैकूबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, शाइस्ता खां। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैकूबाद जो था उसका पिता था बुगरा खान। अब बुगरा खान के कहने पर ही कैकूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाया था, क्योंकि ये काफ़ी निम्न वर्ग का था, तो इसे दिल्ली में घुसने पे भी मनाही थी। अगर इसे कोई वहाँ पर देख लेता तो इसे मतलब काफ़ी ज़्यादा दंडित किया जा सकता था, तो इतना निम्न वर्ग का था। तो इन लोगों के कबीलों को एंट्री ही मनाही थी, दिल्ली में ये घुस ही नहीं सकते थे। तो कैकूबाद ने अपने पिता बुगरा खां के कहने पर इसको, जलालुद्दीन को, अफगानिस्तान के क्षेत्र से भारत में बुलाया, दिल्ली में बुलाया, और इसे ताकि एक सेनापति के तौर पे, क्योंकि बुगरा खान ने इसे बताया था कि वो काफ़ी अच्छा सेनापति के तौर पे तुम्हारे शासन को संभालने में काफ़ी हेल्प करेगा, तो उसने उसे बुलाया था और उसे एक पद दिया था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां एक उपाधि थी जो कि बुगरा कैकूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1290 में कैकूबाद को स्ट्रोक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद एक 3 साल का पुत्र था कैकूबाद का, उसे फिरोज खिलजी ने सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि अमीर वर्ग के जो लोग थे, उलेमा वर्ग के लोग, वो लोग काफ़ी नाखुश हुए कि एक 3 साल का बच्चा कैसे शासन व्यवस्था को संभालेगा। और इसने इसलिए ऐसा क्यों किया था, इसलिए किया था क्योंकि इसने सोचा था कि 3 साल के इस बच्चे को शासन पे मैं बैठा दूं और मौका देखते ही खुद ही इस सत्ता पे मैं बैठ जाऊं, इस पद पे मैं बैठ जाऊं और मैं ही राजा बन जाऊं। तो और हुआ भी वही। जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ दिन के बाद मौका देखते ही उस बच्चे का, 3 साल के बच्चे का जिसका नाम क्यूमर्स था, उसकी हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो फिरोज खिलजी जो है, जो कैकूबाद के समय में, इसको आरिजे मुमलिक, ये एक सेना का विभाग जो होता है उसका हेड, या आप सेनापति भी इसको बोल सकते हैं, तो आरिजे मुमलिक का पद था, आरिजे मुमलिक की उपाधि इसे प्राप्त थी। शाइस्ता खां एक अलग से एक टाइटल दिया गया था
लेकिन इसका जो पद था वो आरडीजे मुमलिक था। और जब ये इसने 1290 में अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो उस समय इसकी आयु जी थी 70 वर्ष थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक कौन था, तो ये आपका आंसर होगा फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 70 वर्ष की उम्र में राजा की गद्दी पर बैठा था। और इसने जो अपना राज्याभिषेक जो करवाया था, दिल्ली में ही एक महल जो कि कैकूबाद ने बनवाया था, जिसका नाम था किलोखड़ी महल, किलोखड़ी महल। इस किलोखड़ी महल में ही इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अब जो ये जलालुद्दीन खिलजी, जिसके बारे में आपको पता चला कि ये 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था, तो काफ़ी उम्रदराज था, तो इसके कारण ये शांति ही चाहता था। ये नहीं चाहता था कि मैं मारकाट और किसी को मतलब दबा कर राज करूं, बस सबका साथ मिले और मैं राज करते रहूं, ये चाहता था। काफ़ी उदार धार्मिक नीति को अपनाने वाला ये राजा था। तो इसने ये घोषणा भी की थी कि शासन का जो आधार होता है वो शासितों की इच्छा होनी चाहिए, मतलब कि जो प्रजा है उसकी इच्छा के अनुसार ही शासन चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। आपको उसके जो जितने भी अमीर लोगों के जो उसके सेनापति से लेके हर एक विभाग के लोग थे, वो लोग इससे काफ़ी नाखुश थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को भी इसने अच्छा पोस्ट, अच्छा पद पे बैठाया था, क्योंकि ये चाहता था कि सब कुछ मिलजुल के ही चलता रहे। तो एक अमीर खुसरो की एक पुस्तक है मिफ्ताह उल फतह, इसके अनुसार जलालुद्दीन खिलजी, इसमें एक पॉइंट लिखा गया है अमीर खुसरो की तरफ से इसमें, कि जलालुद्दीन खिलजी ये कहता था कि अनेक हिंदू ढोल नगाड़े बजाते हुए मेरे महल के पास से गुजरते हैं तथा मूर्ति विसर्जन करते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता। तो क्यों ये कुछ नहीं कर पाता? क्योंकि ये नहीं चाहता था खून खराबा ज़्यादा, और शांति से अपने सत्ता को चलाना चाहता था। अब 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने रणथंभौर अभियान किया था। रणथंभौर के किले पे इसने आक्रमण किया था, लेकिन वहाँ पे इसने जीत को प्राप्त नहीं कर पाया था, मतलब वहाँ विजय नहीं हो पाया था। और इसके बाद इसने खुद कहा था कि वह मुस्लिम सरदारों के खून के बदले इस किले को नहीं जीतना चाहता। मतलब आप इसको कमज़ोर बोलिए या जो बोलिए, लेकिन जिसने क्या कहा कि जितने भी मुस्लिम सरदार, उसके जो सेनापति हैं, उसके खून के बदले इस किले को नहीं जीतना चाहता। इस किले का महत्व मुस्लिम सेना के बाल के बराबर है। मतलब अगर हार गया तो उसने सीधा ये बोल दिया कि भाई मैं अपने सैनिकों का खून का बलिदान नहीं देना चाहता हूँ इस किले को जीतने के लिए। इसके बाद अगले साल 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था। पहले चंगेज़ खान ने, आपको जैसे मैंने बताया था कि इल्तुतमिश के समय से ही चंगेज़ खान ने आक्रमण शुरू किया था, लेकिन बाद में अब्दुल्ला एक राजा आया मंगोलों का, उसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, तो जिसमें जलालुद्दीन द्वारा वो लोग पराजित हुए थे। मंगोलों के आक्रमण को भी इसने अच्छे तरीके से रोका था। तो इसी अभियान में क्या हुआ था कि मंगोलों का एक जो हेड था, मतलब सेना नायक था एक, उसका नाम था उलुग खान। उलुग नाम का एक सेना नायक था उनका। तो उसी के नेतृत्व में 4000 मंगोल सैनिकों ने इस्लाम को ग्रहण करवाया था। 4000, ये कम संख्या नहीं होती है। मतलब उन लोगों को इसने बंदी बना लिया था, 4000 मंगोल सैनिकों को, और इस्लाम को ग्रहण करवाया था। इस्लाम धर्म, वो लोग मंगोल जो है वो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, दूसरे धर्म को मानते थे। उन लोगों को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया। और उसके बाद जो उलुग था, उसको उन सभी लोगों को अपना सेना में ही शामिल कर लिया, और उलुग जो है उसको अपनी पुत्री से उसका विवाह भी करवाया, और इन लोगों को रहने के लिए जगह भी दिया था। जो सैनिक थे 4000, इन लोगों को दिल्ली के पास में एक एरिया दिया गया रहने के लिए, जिसको मंगोलपुरी के नाम से आप आज भी जानते हैं। उस समय से ही इस जगह का नाम मंगोलपुरी पड़ गया, और आज ये कॉलोनी, एक एरिया है दिल्ली में मंगोलपुरी, आप सभी लोगों को पता होगा। और इसने अपनी पुत्री की शादी तो उससे करवाई थी, ये तो मैंने आपको बताया। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। मतलब मृत्यु क्या हो गई? अलाउद्दीन खिलजी था, उसका जो भतीजा था और उसका दामाद भी था, उसने इसे हत्या करके और खुद ही सत्ता हासिल कर ली। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जानते हैं। ऐसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और खिलजी वंश में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिरोज खिलजी के बारे में बस आपको इतना ही जानना है कि वो खिलजी वंश का संस्थापक था, फाउंडर था। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम था, वास्तविक नाम जिसको आप बोलते हैं रियल नेम, वो अली गुरसाप था। अली गुरसाप, ये क्वेश्चन भी कहीं कहीं पूछा जाता है। और 1296 ईस्वी में अली गुरसाप ने क्या किया था? इससे पहले भी ये काफ़ी अच्छा सेनापति के टाइप से मतलब फेमस हुआ था। इसने बहुत सारे जगह पे अभियान चलाया था और जीता था, तो इससे काफ़ी खुश भी रहता था जलालुद्दीन खिलजी जो है। इसके जो
ससुर आप बोल लीजिए या चाचा बोल लीजिए, क्योंकि ये उसका भतीजा भी था और दामाद भी था, तो वो काफ़ी खुश रहता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि देवगिरी, जो कि अभी मध्य प्रदेश के एरिया में आता है, उस समय ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एक ही एरिया था और उसका कैपिटल माना जाता था देवगिरी को, तो इस पे इसने आक्रमण किया था। और उस समय जो थे वहाँ पे यादव वंश के राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र देव, उनका शासन चल रहा था। वहाँ पे इसने आक्रमण किया और बहुत ज़्यादा धन लूटा। तो बहुत ज़्यादा धन लूट कर लेके आया भी। तो इससे क्या हुआ कि इसमें परमिशन नहीं लिया था, फिरोज खिलजी का परमिशन नहीं लिया था, और राजा वो था, उससे परमिशन नहीं लिया था। तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए। तो ये बात जब खिलजी को पता चला तो इसका भी ईगो को ठेस पहुंचा कि मुझे इसे परमिशन लेके क्यों ये करना पड़ा, और वो राजा था तो उसका भी ईगो को ठेस पहुंचा कि भाई मैं राजा हूँ, मेरे बिना परमिशन के ही उसने आक्रमण किया। चलो तुमने जीता, काफ़ी धन लूट के ले आए हो, लेकिन तुमने बिना परमिशन के ही अटैक किया। तो राजा तो मैं हूँ, सुल्तान मैं हूँ, तुम बिना पूछे ही कैसे चले जा रहे हो कहीं पे भी अटैक करने के लिए। तो इसमें दोनों का ईगो का हर्ट हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने देखा कि ये मौका अच्छा है, और अपना कुछ और भी जो इसके वफादार लोग थे तो उनकी मदद से, जैसे कि एक था इख्तियार उद्दीन हुद, और ये जो था इसका काफ़ी विश्वास पात्र था, किसका, गुस्साब का, जिसको आप अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी मदद से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा दी और खुद ही अलाउद्दीन खिलजी के नाम से सुल्तान पद पे बैठ गया। और अलाउद्दीन खिलजी का जब राज्याभिषेक हुआ, जब खिलजी फिरोज खिलजी की हत्या हुई, तो उसके बारे में जो बर्नी एक काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय के लेखक माने जाते हैं, उनका ये कहना है, उनका एक कथन है, ये भी काफ़ी फेमस है कि शहीद सुल्तान फिरोज खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। मतलब अभी तुरंत ही उसका सर कलम किया गया था, खून बह ही रहा था, और उसी समय उसके सर से जो था सुल्तान का जो टोपी, जो क्राउन होता है, उसको उतार कर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सर पे रख लिया था। तो ये काफ़ी फेमस कथन है, बर्नी का है। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जब ये सुल्तान पद पे बैठा तो इसने काफ़ी सारी उपाधियाँ अभी धारण की थी। तो एक उपाधि उसमें से है सिकंदर सानी। सिकंदर सानी मतलब अपने आप को इसने सोचा कि सिकंदर के तरह मैं अपने आप को प्रस्तुत करूं। सिकंदर के बारे में आप जान ही रहे हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, सिकंदर द महान जो इसको बोला जाता है। तो सिकंदर सानी मतलब दूसरा सिकंदर भी आप उसको बोल सकते हैं। ये पद इसने ग्रहण किया, ये उपाधि भी धारण की थी। इसके साथ ही साथ यामिनी उल खलीफा, ये भी एक पद भी थी, मतलब एक उपाधि थी। और नासिरी अमीर उल मोमनीद, ये बहुत सारी उपाधियां जो है इसने अपने उपाधि अपने ग्रहण की। खुद ही अपने आप ग्रहण कर लेता था, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई और इसे टाइटल नहीं देता था, खुद ही अपने आप इस टाइटल को ये अपना लेता था। इसके अलावा राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला शासक भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। मतलब ऐसा पहला ये सुल्तान था जिसने राजत्व का प्रतिपादित सिद्धांत, मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी धर्म के अनुसार चलने के लिए नहीं था। जैसे उससे पहले जो लोग थे वो चाहते थे कि धर्म के अनुसार शासन भी चलना चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहता था कि धर्म के अनुसार शासन चले। मतलब कि धर्म अपनी जगह है और शासन व्यवस्था अपनी जगह है। धर्म अगर शासन व्यवस्था के बीच में कहीं पे नहीं आना चाहिए, वो अपनी जगह है और ये शासन व्यवस्था अपनी जगह है, मैं उन दोनों चीज़ को मिक्सअप कभी नहीं करूँगा। तो इसका ये मानना था। तो ऐसा ये पहला दिल्ली सल्तनत का पहला भी राजा था अलाउद्दीन खिलजी जिसने ये सारी चीज़ों को अपनाया था। अब हम चलते हैं इससे आगे। इसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी को सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, जो किसी भी चीज़, जैसे कि खलीफा जो है, बगदाद के खलीफा, उनसे परमिशन लेके सुल्तान का पद ग्रहण करते थे, तो वो सब चीज़ इसको मंजूर नहीं था। ये सीधा बोलता था कि सबसे सुपेरियर जो हूँ, सबसे टॉप पे मैं हूँ, मैं अपने हिसाब से शासन व्यवस्था को चलाऊँगा, किसी का मुझे कोई भी एडवाइस का ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी उलेमा वर्ग का प्रभाव से ये स्वतंत्र होकर अपना शासन व्यवस्था को चलाना चाहता था। तो ऐसा ये पहला शासक भी था दिल्ली सल्तनत का। अब इसके साम्राज्य के बारे में जानिए। साम्राज्य था इसका अफगानिस्तान से स्टार्ट होता था इसका, और उत्तर मध्य मतलब नॉर्थ और सेंटर, नॉर्थ में आपका और सेंट्रल इंडिया जो है इसका यहाँ तक फैला हुआ था साम्राज्य। और ये जो है इतना बड़ा भारी साम्राज्य इसने तीन जो बनाया था, वो अगले 300 वर्ष तक कोई भी शासक ऐसा शासन स्थापित नहीं कर पाया था। काफ़ी बड़ा एरिया में इसने अपना साम्राज्य को फैलाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे कि गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी, सिवान, सिवाना,
तथा जालौर पर विजय प्राप्त की थी। तो इतना एरिया इसने अपने आप खुद लड़के इन सब चीज पर विजय को प्राप्त किया था। और ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साउथ इंडिया पे आक्रमण करने वाला सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। और साउथ पे अटैक करके सिर्फ लूटा ही नहीं, इसको अपने अधीन भी कर लिया था। और साउथ के जितने भी राजा थे ये इसने इसका वर्चस्व को मानना भी शुरू कर दिया था, इसकी ताकत को देख के, इसके सेना को देखकर। उसके बाद दक्षिण भारत की विजय का श्रेय जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर को दिया जाता है। तो मेनली जो दक्षिण में जो आपका डेक्कन के बाद के एरिया पे जो है इसने अपने सेनानायक मलिक काफूर को भेजा था। 1307 के समय में इसने मलिक काफूर को साउथर्न इंडिया में भेजा था, लूटपाट और विजय प्राप्त साम्राज्य को देने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो मेनली ज़्यादा जो इसका श्रेय जाता है वो मलिक काफूर को जाता है। अब मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर जो था ये एक हिंदू था और नपुंसक था, हिजड़ा आप बोल सकते हैं इसको। इसे जो है उसका एक और सेना नायक था नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी का। उसने गुजरात का जब इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, गुजरात पे जब हमला किया था, आक्रमण किया था, तो वहाँ पर इसने उसे खरीदा था। जैसे उस समय आपको बताया गया था कि गुलामों को खरीदने की प्रथा था, गुलामों को खरीदना बेचना, तो उस समय ही मलिक काफूर को भी गुजरात में खरीदा गया था। वहाँ पे जब विजय किया था इन्होंने, तो वहाँ पे 1000 दिनार में इसे खरीदा था। और ये उस समय हिंदू था, इसे बाद में मुस्लिम में परिवर्तित कर दिया गया था। तो एक इसलिए इसी 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था, तो इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1000 दिनारी के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये मलिक काफूर को जाना जाता है। उसका 1307 में इसने साउथ में अटैक करना शुरू किया था। अब मैंने आपको बताया, अब 1308 में इसने दक्षिण पर खास मेन एरिया पर कब्जा कर लिया था। और कृष्णा नदी, जो कि अभी कृष्णा नदी जो है उसके साउथ में, कृष्णा नदी के दक्षिण छोर पे एक होसाल वंश, उस समय होसाल वंश जो है उसका वहाँ पर शासन था, तो उसको इसने पूरा तरीके से पराजित कर दिया। और सबसे जो डाउन साउथ जिसको आप बोलेंगे, सुदूर साउथ, सुदूर दक्षिण, वहाँ पे मदुरै है, उस पर भी पूरा अधिकार इसने प्राप्त कर लिया। और इसी दौरान जो है वारंगल की लूट, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, वारंगल की लूट भी हुई थी। वारंगल पे भी हमला किया था और काफ़ी सारा धन वहाँ से लूटा गया था। और यहाँ पे जो है इतिहास का सबसे कीमती हीरा, जिसको आप कोहिनूर के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे काकतीय डायनेस्टी, काकतीय वंश का शासन था, और उससे ही इन्होंने कोहिनूर हीरा को लूटा था। और इस कोहिनूर हीरा के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि यह मानव इतिहास का सबसे कीमती हीरा है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोहिनूर हीरा के बारे में सबसे पहली बार जो लूटा गया था वो किसने लूटा था, दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक ने लूटा था, तो ये आप अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा था। और मलिक काफूर उसका सेनानायक ने उसे लूट कर लाकर अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक था, खिलजी डायनेस्टी का भी और दिल्ली सल्तनत का भी इसे काफ़ी महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये तो आया था आपका अपने ससुर और चाचा, जिसको आप फिरोज खिलजी के नाम से जानते हैं, उसको उसकी हत्या कर दी थी। तो इसके जो अपने खास के रिश्तेदार थे, जो क्लोज रिलेटिव्स थे, अपने भाई मामा जो भी थे, वो सभी इनसे खफा थे। उलेमा वर्ग के लोग, जो अमीर वर्ग के लोग थे, वो तो खफा थे ही, और अपने जो रिलेटिव्स थे वो भी खफा थे कि इसने अपने चाचा की ही हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया। तो इसलिए जानता था कि किसी भी तरीके से विद्रोह जो है हो सकता है मेरे खिलाफ। और विद्रोह, छोटा छोटा विद्रोह इसके खिलाफ हुआ भी था, जो कि इसके अपने ही लोगों ने किया था। तो इसलिए इसने क्या किया कि अब विद्रोह को दबाना है भाई, कोई भी लोग इस पर फिर से जैसे कि इसने किया वैसा कोई और इसके साथ ना कर दे। तो इसके लिए इसने क्या करना शुरू किया, तो ज़मीन जो कि दान के तौर पे दिया जाता है, जो कि इक्ता के तौर पे, जो मतलब आपको सैलरी के तौर पे, इक्ता के तौर पे जो दिया जाता था भूमि, वो भूमि किसी को इनाम के तौर पे, जो दरबारी होते थे, लेखक कवि जो इस टाइम के होते थे, उनको दिया जाता था इनाम के तौर पे। पेंशन के रूप में बहुत सारे सैनिकों को भूमि दी जाती थी। और वक्फ क्या होता है कि आप जो कोई भी रिलीजियस चीज़ के लिए जो दान करते हैं भूमि को, जैसे कि मस्जिद का निर्माण करने के लिए किसी बोर्ड को, किसी को आपने ज़मीन का दान किया, तो वो वक्फ भूमि होती है। तो ये सारी भूमि को जो दान दिया हुआ था, पेंशन के तौर पे दिया हुआ था, इनाम के तौर पे दिया हुआ था, इन सारी भूमि को वापस इसने ले लिया और इन सबों को राजकीय भूमि, मतलब गवर्नमेंट का भूमि इसने घोषित कर दिया, जिसको उस समय खालसा के रूप से जाना जाता था, खालसा नाम से। खालसा भूमि इसको नाम एक दिया गया और इन सब भूमि को वापस इसने ले लिया।
तो ताकि क्या, इसका मेन मोटो था कि जितने भी लोग हैं किसी को भी अमीर नहीं रहने देना। अगर जिसके पास भी पैसा रहेगा थोड़ा सा भी, तो वो विद्रोह करने का सोचेंगे। अगर समाज में एक थोड़ा सा भी ऊपर वर्ग का कोई भी आदमी होगा तो वो विद्रोह करने का सोचेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सबको अपने घर गृहस्थी में बांध दो कि मतलब कमाए और मतलब तैयारी मजदूर टाइप की, डेली कमाओ और डेली खाओ। इसके अलावा तुम कुछ सोच ही नहीं सकते हो, तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं जो कि तुम सोचोगे, विद्रोह करना का सोचोगे। तो इसका ये मेन नीति था। इसके अलावा गुप्तचर विभाग जो था, इसका स्पाई सिस्टम इसने मजबूत कर दिया था कि सारा खबर इसके पास एकदम एक्यूरेट खबर पहुंचे। ये नहीं कि कुछ तोड़ मरोड़ के, मतलब बहुत ही एक्यूरेट खबर। तो स्पाई सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने काफी मजबूत किया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके अलावा जो था शराब था, जुआ था, इन सब चीज़ों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। अब ये सोचता था कि कहीं पे भी लोग शराब पियेंगे, बैठेंगे, जैसे आजकल के टाइम पे बियर बार होता है, तो वहाँ पर बैठेंगे, इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पर नीति बनाएंगे मेरे खिलाफ, विद्रोह का नीति बनाएंगे। तो शराब का अड्डा, जुआ का अड्डा, तो इन सब चीज़ों पे इसने प्रतिबंध ही लगा दिया कि लोग एक जगह एकत्रित होकर बैठ ही नहीं पाए और मेरे खिलाफ विद्रोह का नीति बना ही ना पाए। उसके अलावा जो हिंदू वर्ग के लोग थे, तो ज़्यादा जो एग्रीकल्चर पे में काम करते थे, ये लोग हिंदू वर्ग के ही लोग करते थे। मुस्लिम वर्ग के लोगों के पास उस समय उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं था, तो ज़्यादा हिंदू वर्ग के लोग के पास ही था। तो इन पे भी बहुत सारा कठोर प्रतिबंध लगाया, बहुत सारा नीति ऐसा अपनाया कि जिसके कारण ये लोग भी निर्धन हो गए और कोई विद्रोह करने के बारे में सोच ही नहीं सका। उसके बाद जो आता है टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है, कर व्यवस्था। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने कर व्यवस्था अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए भी इसने टैक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे, बहुत सारा बदलाव किए थे। तो इसमें सबसे पहले आता है भू राजस्व की दर को 1/3 से बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, जिसे खराज कहते थे। अब खराज के रूप में मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी उपजाऊ होता था उसमें इसने क्या कर दिया, पहले अगर 33.33% का टैक्स लगता था तो इसे बढ़ाकर 50%, मतलब आधा, उपज का आधा हिस्सा तुम मुझे दे दोगे एज ए टैक्स, चाहे उसे तुम मनी के रूप में दो या उपज के रूप में ही दो, जो देना है दो, लेकिन 50% लगेगा। उसके अलावा इसने दो नया टैक्स स्टार्ट कर दिया। पहला था चराई, जो कि दुधारी पशु मतलब गाय, भैंस, इन सब पे जो टैक्स, मतलब जो दूध देती है, इन लोगों पे भी टैक्स इसने लगाना शुरू कर दिया, चराई। अब फिर घड़ी, घरों पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि आज आप देखते होंगे कि शहर बाजार में नगर निगम का जो क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो ये टैक्स भी उसने अपने टाइम पे स्टार्ट करवा दिया, जो कि इससे पहले नहीं हुआ करता था। इसके बाद इसने जितनी भी भूमि थी सबका नाप करवाया था। तो खासकर जो है दिल्ली के आसपास की भूमि पूरा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया था, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो सब जगह तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाई थी, लेकिन दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो एरिया था वहाँ पे जितने भी भूमि थी सभी का इसने नापी करवाया था, पूरा एक्यूरेट नाप कि भाई टैक्स जो है उसमें कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है तो पूरा 1 बीघा का टैक्स आना चाहिए। ये नहीं कि 1 बीघा उसके पेपर पे है और उसके पास 1.5 बीघा ज़मीन हो जाए, तो पूरा 1 बीघा का टैक्स, 1 बीघा है तो 1 बीघा टैक्स, 1.5 बीघा है तो 1.5 बीघा का टैक्स आना चाहिए। मतलब कोई भी गलती हो, कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे काफ़ी ये ध्यान रखा था, ताकि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए, और मैं अपने साम्राज्य को, अपने सैनिकों को काफ़ी मजबूत बना कर रखूँ, ताकि मेरा साम्राज्य पे कोई आक्रमण आसानी से ना कर पाए और जीत ना पाए। इन सब चीज़ों पे काफ़ी इसने ध्यान दिया था। अब इसके अलावा फिर जो गैर मुस्लिम होते थे, जैसे ज़्यादातर हिंदू ही होते थे उस समय, ये गैर मुस्लिम, तो उन पे एक टैक्स अलग से लगा दिया, जजिया। क्या आप गैर मुस्लिम हो, आप लोगों पे भी एक अलग से टैक्स लगेगा, जजिया टैक्स। तो आप लोग अगर उस धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन आप करवा के मुस्लिम धर्म को अपना लोगे, तो ये टैक्स से आप बच जाओगे। तो जजिया टैक्स भी आप पे लगा दिया गया हिंदुओं पर। उसके बाद मुस्लिमों पे तो एक जक़ात कर वसूला जाने लगा। जक़ात कर मतलब एक रिलीजियस टैक्स जिसको आप बोल सकते हैं, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे एक टैक्स, उस पर जक़ात टैक्स लगाने लगा। उसके बाद जो सैनिक होते थे, तो सैनिक जो भी, इसके सैनिक चारों तरफ लूटपाट करते रहते थे, तो वो जो लूट कर लाते थे, तो उससे पहले कोई भी राजा के समय जो सैनिकों का जो लूटा हुआ धन होता था, राजा का 1/5 उस पर हिस्सा होता था, 1/5। लेकिन इसने क्या किया, उस पर 4/5, मतलब 1/5 पहले वो राजा को दिया करते थे अलाउद्दीन खिलजी से पहले, और 4/5 खुद रखते थे। लेकिन इसने क्या कर दिया कि 4/5 मुझे दोगे और 1/5 तुम खुद रखोगे। मैक्सिमम पार्ट जो है वो तुम मुझे दोगे और कम पार्ट जो खुद रखोगे। और इसको क्या बोला जाता था, खम्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखिए। क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि कौन कौन से टैक्स थे। तो सबसे पहला खराज था, जो कि 1/2 था, 50% था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का।
ठीक है, जितना भी उपज था उसका 50%। दूसरा था दुधारू पशुओं पर चराई कर था। तीसरा था घरों पर घड़ी कर था। चौथा था आपका जजिया, जो कि गैर मुस्लिमों पर था, और मुस्लिम लोगों पर एक रिलीजियस टैक्स था जिसको आप जक़ात के नाम से जानते हैं। उसके अलावा खम्स था, जो कि सैनिकों पर जो लूटपाट के धन था उस पर लागू होता था। अब इन सब चीज़ों के बाद भी इसे मन नहीं भरा। उसके बाद क्या हुआ कि रेवेन्यू, अब रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था उसमें भी देखा इसने कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, करप्शन हो रहा है। तो उसके लिए एक नया डिपार्टमेंट, एक नया विभाग बनाया। उसका नाम क्या था? दीवाने मुस्तकराज। दीवाने मुस्तकराज जो है एक नया डिपार्टमेंट बनाया जो कि इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेगा। रेवेन्यू जो है डायरेक्ट सेंट्रल के पास आता था, मतलब दिल्ली। इसके पहले क्या होता था, कोई भी रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था तो वहाँ का जो प्रांत होता था वहाँ पे जो छोटे छोटे चीफ्स होते थे वो लोग कलेक्ट करते थे। और अब उन्होंने मान लीजिए 100 रुपये कलेक्ट किया तो ऊपर 50 रुपये भेज दिया, 50 रुपये अपने पॉकेट में रख लिया। लेकिन अब जो है जितना भी टैक्स, जितना भी सारा कुछ वसूला जाएगा रेवेन्यू, वो सारा कुछ सेंटर दिल्ली ही जाएगा। दिल्ली के लोग ही वसूलने आएंगे, वो लोग ही लेके जाएंगे। यहाँ ये चीफ विफ का कोई नहीं तो वो पता चला कि वो फिर आगे चल के पैसा वाला हो गया और वो फिर विद्रोह कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ। तो ये सब चीज़ों पे इसने काफ़ी ध्यान दिया था। तो इसलिए एक विभाग बनाया था दीवाने मुस्तकराज, और वही जो डिपार्टमेंट है सारा कुछ रेवेन्यू का देखता था ताकि करप्शन भी ना हो पाए। और उसका जो अधिकारी होता था, जो कि हेड होता था, जिसको आप चेयरमैन भी बोल सकते हैं, तो वो मुस्तकराज, उस पोस्ट का नाम था मुस्तकराज, उसको मुस्तकराज के नाम से जानते थे। अब उसके अलावा था बाजार का व्यवस्था। अब बाजार का व्यवस्था, जो इसके जो मेन लोग थे, जो डिपार्टमेंट के लोग थे, जो सैनिक थे, तो उन लोगों के लिए इसने एक मेन बाजार बना दिया था। ठीक है, अलग से बाजार बना दिया था कि यहाँ से ही आपकी सारी खरीद, जितने भी खरीदारी होगी यहाँ से होगी, और यहीं पे सारा सामान जो भी है, खासकर मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ पे खरीद बिक्री कर पाएंगे। मतलब अगर कोई भी आदमी है जिसने कि कोई भी धान उपजाया, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उपजाया, अब जो है वो जाकर मार्केट में बेचेगा तो खरीदने वाला जो है वो एक मुस्लिम ही होगा, मर्चेंट होगा, व्यापारी होगा, वो मुस्लिम ही होगा। कोई हिंदू वहाँ बैठकर खरीद नहीं कर सकता है। ये भी चीज़ था बाजार, इसके बाजार नियंत्रण पॉलिसी में। तो वहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोग ही खरीदेंगे और उसके अलावा बेचेंगे, और जो रेट जो था वो फिक्स माना जाता था। और ये भी कहा जाता है कि जो 20 साल का जो शासन था अलाउद्दीन खिलजी का, इसमें एक बार भी रेट जो है चेंज नहीं हुआ था। पहला साल जो में जो रेट फिक्स हो गया था किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो 20 साल तक चेंज हुआ ही नहीं, जिससे कि क्या हुआ, महंगाई नहीं बढ़ता था, ये सब चीज़ों पे काबू बना रहता था। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की। और उसके बाद माप तोल जो है, अब नापने में कोई बेईमानी अगर करे तो उसे भी बहुत ही कड़ा सज़ा दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि उसके समय में अगर किसी ने 100 ग्राम बेईमानी की, अगर 1 किलो नापना है और उसने 900 ग्राम ही दिया और वो पकड़ा गया, तो 100 ग्राम उसके शरीर से गोश्त को, मांस को काट कर निकाल दिया जाता था, क्योंकि उसने 100 ग्राम की बेईमानी की है। तो काफ़ी कड़े नियम बनाता था, जिसके कारण जो है बाजार का जो नियंत्रण प्रणाली था वो काफ़ी मतलब सही तरीके से चल रहा था, और कोई भी लोग करप्शन नहीं कर पा रहे थे। अब इसके अलावा सैन्य व्यवस्था, जो सैनिक लोग थे, तो सेना में जैसे कि आज भर्ती होती है तो सारा कुछ उनका ब्यौरा लिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क उनका लिया जाता है कि कहाँ इनके कौन सा चिन्ह है, मतलब एक जिसको बर्थ मार्क भी आप बोलते हैं, जन्म के समय में जो अगर कोई चिन्ह आपके शरीर पर है तो उसे नोट किया जाता है। फिर आपके चेहरा का आपका फ़ोटो रखा जाता है, आपका फिंगरप्रिंट रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें उस समय जैसी थी, जितना किया जा सकता था, तो उस तरह का हुलिया लिखा जाता था सारे सेनाओं का। ठीक है, ताकि मतलब पहचान में दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में शुरुआत हुई। उसके अलावा जो है सेना को जो वेतन जो दिया जाता था वो नगद में दिया जाता था, एकदम एट ए टाइम आपको नगद में, कैश के रूप में आपको वेतन मिल रहा है। उसके अलावा जो सेना होती थी वो परमानेंट होती थी। अब ये नहीं कि अब आज हमको लड़ाई लड़ने जाना है तो आज हमने भर्ती करा ली। तो उससे पहले के राजा ऐसे ही करते थे, कुछ स्थायी सैनिक होते थे, उसके अलावा जो है सब टेम्प्रोरी ही होते थे, जो कि वार के टाइम में ही, आक्रमण के समय में ही वो भर्ती होते थे। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया कि नहीं, जो सैनिक होंगे वो स्थायी होंगे। आज के टाइम में जैसे सैनिक जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये स्टार्ट किया कि सैनिक जो भी होंगे भर्ती, वो स्थायी सैनिक होंगे और उन्हें कैश पेमेंट नगद दिया जाएगा। उसके अलावा जो है घोड़े, अब घोड़ों को भी इसने दागने का प्रथा स्टार्ट किया, मतलब एक इनको मार्क दिया जाता था, साइन दिया जाता था कि किस नस्ल के कौन से गहरे हैं, सबको अलग अलग कैटेगराइज करके
सबको अलग अलग करके सभी को एक दाग दिया जाता था, चिन्ह दिया जाता था, ताकि पहचान में दिक्कत ना हो। तो ये हुलिया वाला प्रथा सैनिकों का और घोड़ा को दागने वाला प्रथा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी उसी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में स्टार्ट हुई थी। अब कुछ निर्माण भी है जो कि इसने करवाए हैं, इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो निर्माण में है जैसे कि आपका अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा जो है एक वृत्ताकार वाला जो होता है, मतलब सर्कुलर सर्कुलर डोम, सर्कुलर जो गुंबद के रूप में जो एक निर्माण करवाया था, वो था अलाई दरवाज़ा, जिसको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये जो है आपको तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना, एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे माना जाता है अलाई दरवाज़ा। इसको कुस्के शिकार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसने दिल्ली के पास में एक सीरी का किला, जिसको आप सीरी फोर्ट के नाम से जानते हैं, उसको बनाया था। और उसने अपनी राजधानी भी इसी सीरी फोर्ट को ही अपनी राजधानी बनाया था, अपना मेन किला इसे ही बनाया था। उसके बाद हजार सितून महल, जिसको आप हजार खंबा महल के नाम से भी जानते हैं, और एक कौशिक शीरी, इसका भी इसने निर्माण करवाया था। अब आगे चलते हैं दरबारी। अब दरबारी जो हैं, मेन दरबारी, विद्वान दरबारी जो इनके दरबार में हुआ करते थे, वो थे एक अमीर खुसरो और दूसरे हसन दहलवी। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर दरबारी के बारे में आपको पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन दो इम्पॉर्टेंट विद्वान दरबारी थे, तो वो थे अमीर खुसरो और हसन दहलवी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि गुलाम वंश के टाइम में ही इनकी शुरुआत हुई थी। बलबन के समय में, बलबन के समय में ही दरबार में आना शुरू किए थे एज ए कवि, एज ए लेखक। ये इनकी शुरुआत हुई थी अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी की। तो इनके टाइम में ये परमानेंट इनके दरबारी हो गए थे। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सितार और तबले का आविष्कार भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सितार और तबले का आविष्कार किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। उसके बाद उसने अपने टाइम में क्या किया था, आपको जिससे बताया गया कि दक्षिण तक उसने अपना साम्राज्य को बढ़ा दिया था। तो दक्षिण के भी एक गायक थे गोपाल, जिनका नाम था, ये भी आपको याद रखना है। गोपाल नाम के एक दक्षिण के गायक थे, इनको इसने अपने दरबार में बुलाया था और इसके साथ कंपटीशन किया था अमीर खुसरो के साथ। अमीर खुसरो के साथ गाने के क्षेत्र में काफ़ी कंपटीशन हुआ, गायन के क्षेत्र में एक मुकाबला रखा गया और अपने ही दरबार में ये दो प्रतियोगिता को रखा गया। उसके अलावा फिर मृत्यु, अब देखा जाए तो 1316 ईस्वी में एक रोग हो गया था, ऐसे जलोदर रोग के नाम से आप जानते हैं। जलोदर रोग हो गए थे और इसे माना जाता है कि इसके मृत्यु के समय में, अंतिम समय में काफ़ी कष्ट हुई थी जो बीमारी था। तो इसने कष्ट दिया भी था काफ़ी लोगों को, तो इसे कष्ट होना भी था, ये लाजमी ही था। तो इसके मौत के वक्त 1316 ईस्वी में इसकी मौत हो गई 5 जनवरी 1316 को, और काफ़ी कठिनाइयों का इसे सामना भी करना पड़ा। इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब ये जो है 1316 से 1320, लेकिन इस बीच में काफ़ी घटनाएं हो गई। क्या हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी का जब मृत्यु हुआ, तो मलिक काफूर के बारे में आपको बताया मैंने। तो वो मलिक काफूर जो था, उसने एक वसीयतनामा पेश किया। वो काफ़ी ज़्यादा करीबी था अलाउद्दीन खिलजी का, तो सारा कुछ वही देखता था। जब मृत्यु हो गई तो एक वसीयतनामा उसने निकाला कि ये देखो वसीयतनामा है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसे तैयार करवाया था। तो उसमें क्या था कि इसके पुत्र थे, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे खिज्र खां, उसके पुत्र थे सल्दी खां थे, मुबारक खां थे। तो इन सबों का नाम नहीं था वसीयतनामा पे। इसके स्थान पर जो खिज्र खां है, उसका एक पुत्र था, वो भी काफ़ी नाबालिग, मतलब माना जाता है 5-6 साल की उसकी उम्र होती थी। उसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर। उसको इसने सुल्तान घोषित करवाया था, मतलब वसीयतनामा के अनुसार। वसीयतनामा पे देखा है, उसने दिखाया कि शिहाबुद्दीन उमर का नाम है तो यही सुल्तान बनेगा। अब सुल्तान तो वसीयतनामा के अनुसार उसे बना भी दिया गया, और ये एक अच्छे पोजीशन पे था। मलिक काफूर उसका वफादार भी था, तो उसकी मृत्यु के बाद भी काफ़ी एक अच्छा पोजीशन था। लेकिन हुआ क्या कि जो अमीर लोग थे, फिर वहाँ पे अगेन जो वहाँ के जो नोबल्स लोग थे, जो तुर्क वाले, तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करके मालिक काफूर को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो मालिक काफूर ये भी सोचता था कि अगर एक नाबालिग 5-6 साल के बच्चे को अगर शासन पे बैठा दिया जाए, तो धीरे 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 अपने आप वो शासन सारा अपने हाथ में, जैसे कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। तो इसलिए ये भी सोचा होगा कि एक बच्चे को बैठा देता हूँ और फिर धीरे धीरे शासन अपने हाथ में ले लूँगा और खुद ही राजा बन जाऊँगा। लेकिन ये भी उसका जो प्लान था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और सभी लोगों ने उसकी हत्या कर दी। जितने भी उलेमा वर्ग के लोग थे, तुर्क सरदार थे, सभी ने उसका विद्रोह किया, उसकी हत्या कर दी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक और जो पुत्र था, इसका ही भाई था, किसी खां का एक और पुत्र, इसका बड़ा भाई
वो भी एक टीनेज ही था, मतलब 15-16 साल या 17 साल की उम्र थी उसकी। उसका नाम था मुबारक खिलजी। तो सभी तुर्काने लोग जो थे, तुर्काने सरदार थे, उन्होंने सोचा कि चलो 5-6 साल का तो नहीं, लेकिन ये 17 साल वाला चलो ठीक है, इसे हम सुल्तान घोषित कर देते हैं। तो नाबालिग था वो भी, उसे लेकिन सुल्तान घोषित कर दिया गया और उसे एक नाबालिग सुल्तान के नाम पे घोषित किया गया कि अभी नाबालिग है तो इसे सारा कुछ पावर नहीं दिया जाएगा, नाबालिग सुल्तान के पोस्ट दिया गया। मतलब उसको नायब ममलिकात बोलते थे, नायब ममलिकात के नाम से इसे नाबालिग सुल्तान घोषित कर दिया गया। लेकिन मुबारक खिलजी ने कुछ दिन में वो भी होशियार हो ही गया था, 17 साल 16 साल की उम्र उसकी हो गई थी। उसने शहाबुद्दीन उमर जो 5-6 साल का उसका छोटा भाई था उसकी हत्या कर दी और पूरी तरह से सुल्तान खुद बन गया। और उसका जब सुल्तान बना तो उसने अपना नाम रखा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इस नाम से वो सुल्तान के पद पर बैठा। इसके बाद फिर ये किसने क्या किया कि पहले जैसे इल्तुतमिश ने खलीफा से परमिशन लेकर, बगदाद के जो खलीफा थे उनसे परमिशन लेकर सुल्तान की पोजीशन को ग्रहण किया था, इसने क्या किया, खुद ही खलीफा अपने आप को घोषित कर लिया कि मैं ही खलीफा हूँ। तो सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल के जो पहले ऐसे शासक थे जिसने, और एकमात्र एक सिंगल ऐसे शासक थे जिसने खलीफा नाम मतलब खलीफा पद खुद ही अपने आप को मतलब घोषित कर दिया था खलीफा पद पे, तो वो कौन था? तो वो था मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब गद्दी पे बैठा, गद्दी पे बैठने के बाद उसने क्या किया कि देवनगरी जिसके बारे में आपको बताया गया, देवगिरी, तो देवगिरी पे इसने आक्रमण किया। और उस समय पहले तो राजा वहाँ के दूसरे थे, लेकिन बाद में हरपाल देव वहाँ के राजा बन गए थे उस समय। तो उस पर इसने चढ़ाई करके उससे युद्ध किया और युद्ध में उसे मतलब पराजित भी कर दिया। और उसके पराजित करने के बाद उसे काफ़ी सज़ा दी गई थी, मतलब उसका कहा जाता है कि चमड़ा उखाड़ दिया गया था, उसके खाल को उधेड़ दिया गया था। और देवगिरी के जो सल्तनत था उसको अपने सल्तनत में, साम्राज्य में इसने मिलवा लिया था। और देवगिरी का नाम भी चेंज कर दिया था, देवगिरी का नाम इसने कुतुबाबाद, जिसे कि कुतुब उल इस्लाम के नाम से भी जानते हैं, वो इसने चेंज करके रख दिया था। अब काफ़ी सारे इसने अपने पद जो टाइटल बोला जाता था उस टाइम पे, टाइटल भी बहुत सारे लेने का प्रचलन था, तो इसने भी बहुत सारा टाइटल अपने आप किया। काफ़ी माना जाता है 5-6 टाइटल इसने अपने नाम किया था। तो पहला इसमें से एक है अल इमाम, एक है उल इमाम, एक है खिलाफत उल्लाह। ये सारे थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे इसने बहुत सारे पद भी धारण की थी। उसके बाद एक गुजराती हिंदू था जो कि मुस्लिम धर्म अपनाया हुआ था, मतलब मुस्लिम धर्म में उसे अपना धर्मांतरण कराया था, जिसका नाम था खुसरो खां। तो खुसरो खां जो था ये मुबारक खिलजी का काफ़ी ज़्यादा विश्वास पत्र बन गया, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन, इसका करीबी आदमी बन गया। तो इसे इसने क्या किया, मुबारक खिलजी ने इसे नायब ममलिकात का पोस्ट दे दिया, जिसे आप प्रधानमंत्री के नाम से भी हिंदी में समझते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रियों का प्रधान। तो ये पोस्ट किसे दे दिया गया, खुसरो खान को, नायब ममलिकात। इसके बाद इसने भी देखा मौका और इसने क्या किया, नसरुद्दीन खुसरो शाह ने क्या किया कि मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और खुद ही उस अपने आप फिर सुल्तान के पोस्ट पर बैठ गया। तो सुल्तान अब बन गया नसरुद्दीन खुसरो शाह। और मतलब पहले खुसरो खां इसका नाम था और इसने अपना नाम नसरुद्दीन खुसरो शाह रखकर सुल्तान के पद पर ये बैठा था। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया। अप्रैल से सितंबर माह तक ही इसने राज किया, लगभग 5 से 6 महीना का इसने राज किया। और इसने एक काम किया था, जो सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया, जो आप जान रहे हैं, निज़ामुद्दीन स्मारक जो बनाया गया है दिल्ली में, तो निज़ामुद्दीन औलिया को इसने काफ़ी सारे धन जो है उस समय वितरित की थी, रिलीजियस काम को करने के लिए, धार्मिक काम को करने के लिए इसने काफ़ी सारा धन निज़ामुद्दीन औलिया को दिया था, वितरित किया था। इसके बाद जो है गाजी मालिक नाम का एक जो है दीपालपुर का इक़्तिदार था, दीपालपुर पंजाब के एरिया में पड़ता है, ये वहाँ का इक़्तिदार था। तो इसने भी अब वही हुआ कि सारे अमीर लोग ने गाजी मलिक को बोला कि तुम ही इस पर अटैक कर दो, खुसरो शाह, क्योंकि ये हिंदू से बना हुआ मुस्लिम था, तो वो अमीर लोग इसे, तुर्क लोग जो है इसके सपोर्ट में नहीं थे। तो गाजी मलिक ने को बुलाया गया और इस पर अटैक करके इसे मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई, इसकी नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दी गई। और उसके बाद गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। तो यहीं से स्टार्ट होता है तुगलक वंश, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है भी आपके दिल्ली सल्तनत में पूरा। तो खिलजी वंश में एक शासक के बारे में आपको ध्यान में रखना है, जो कि है अलाउद्दीन खिलजी। बाकी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।